स्वागत है आपका लॉग इन चैनल पर। मैं सुप्रीमणि शुक्ल आज आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट की एक सीरीज। इस कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज में हम छोटे-छोटे क्वेश्चंस उठाएँगे, जो अधिकतर आपको मेंस एग्ज़ाम में दिखाई पड़ जाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाएँगे, वो प्री के भी लिए भी इक्वल इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि सभी संविदा करार होती हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते। टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम हम लोगों को जो करना है, वो क्या करना है कि क्वेश्चन को डिकोड करना है। सभी संविदाएँ करार होती हैं, ठीक है? तो ये आपको पता है कि सबसे पहले इसमें संविदा शब्द का प्रयोग किया गया है और करार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों को पहले स्पष्ट करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये बताएँगे कि कहाँ से हमारा आंसर ड्राइव होता है। तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ड्राइव होता है। कोशिश कीजिए कि आपको आदत पड़ जाए अभी से साथ में ईयर लिखने की, और ताकि आप जब आंसर लिखें तो ईयर साथ में लिखें, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। तो धारा 2H के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपने जो परिभाषा बेयर एक्ट में दी गई है, वो बता दी। अब यहाँ पे आप जो आंसर लिखना है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाता भी चलता हूँ साथ में कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा हैं। ये कहाँ कहा गया है? ये एक्ट में कहा गया है, ठीक है? लेकिन अब एक्ट में जो बात नहीं कही गई है कि कुछ ऐसे करार होते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो करार के 2 टाइप यहाँ आपको पता चल गए, एक विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार हो गया और दूसरा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, वो क्या हो गए? वो करार संविदा कहलाने लगे, और जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वो करार कैसे कहलाने लगे? वो संविदा नहीं है। ठीक है? ये हो गई समझने वाली बात। अब विधि द्वारा प्रवर्तनीय का अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। विधि द्वारा प्रवर्तनीय मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको जाके आप अगर वो इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको आप कोर्ट में ले जाके उनका पालन करा सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जिनका पालन नहीं कराया जा सकता, वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार नहीं कहलाते हैं और वो संविदा नहीं होते हैं। तो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। ठीक है? अब स्पष्ट कर देंगे कि अतः स्पष्ट है कि सभी करार संविदा नहीं होते, बल्कि वे ही संविदा होते जो धारा 10 की अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार कौन से होते हैं, कौन से करार संविदा में बदल जाते हैं, या किन करार को संविदा कहा जाता है, तो इसके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है धारा 10। धारा 10 में बताया गया है कि कौन से करार ऐसे होते हैं जो संविदा, वैसे तो परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, लेकिन कौन से करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, उसके लिए करार को धारा 10 की जो अनिवार्यताएं हैं उनको पूरा करना आवश्यक है। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि धारा 10 में क्या अनिवार्यताएं दी गई हैं। ठीक है? धारा 10 के अनुसार सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मत से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए तथा किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं तथा एतद द्वारा अभिव्यक्त शून्य नहीं घोषित किए गए। तो अब इसमें कई पॉइंट निकल के आते हैं। तो एक दो तरीके होते हैं इस आंसर को लिखने के। एक तो आप ऐसे ही लिख दीजिए कि भारतीय संविदा अधिनियम या धारा 10 के अनुसार सब करार संविदाएं हैं। ऐसे सभी करार संविदाएं कौन कौन से? जो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों, मतलब जो पक्षकार है वो सक्षम होने चाहिए। अब वो कौन से पक्षकार सक्षम होते हैं, इसकी परिभाषा आपको धारा 11 में देखने को मिलती है। सक्षम पक्षकारों स्वतंत्र सम्मति से, ठीक है, किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य से, ठीक है, और एतद द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कितनी कंडीशन देखने को मिलती हैं? यहाँ पे आपको 5 कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, और ये चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो पहले आप परिभाषा लिख दीजिए इस तरीके से, और उसके बाद पॉइंट में लिख दीजिए। तो पहला है सक्षम पक्षकारों के द्वारा, दूसरा स्वतंत्र सम्मत से, तीसरा किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, और चौथा है विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, और पांचवा है कि इन सब कंडीशन को पूरा होने के बाद ये जरूरी है कि इस तरीके के करार को जो विधि है उसमें शून्य घोषित नहीं किया गया हो। अब जैसे जैसे लॉटरी सिस्टम होता है उसमें ये सभी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको शून्य घोषित किया गया है। आप ये जानते हैं कि वो धारा 30 में आते हैं। धारा 30 के अंतर्गत लॉटरी सिस्टम को शून्य घोषित किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में।
तो ये सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब वो वैलिड होगा। तब ऐसे करार की सभी जो करार है वो संविदा में परिवर्तित होगा, उसको प्रवर्तित कराया जा सकेगा। और ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए और उसके बाद अव्यक्त शून्य घोषित ना किए गए हों। तो इस तरीके से जब ये दो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर वैध संविदा के आवश्यक तत्व भी सामने आ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार वैध संविदा के आवश्यक तत्व बताइए। खासकर जो बिहार की तैयारी कर रहे हो वहां पे ऐसे क्वेश्चन एकदम सपाट क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो आप पहले संविदा की परिभाषा बता दीजिए, फिर धारा 10 में संविदा के आवश्यक तत्व बता दीजिए, और आवश्यक तत्वों में अब फिर उसको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कि पक्षकारों के मध्य करार होना चाहिए। ठीक है, करार सक्षम पक्षकारों के मध्य होना चाहिए। उस करार को विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया जाना चाहिए, और ऐसा करार करते समय पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मत होनी चाहिए और उसे किसी विधि में शून्य ना घोषित किया गया हो। ठीक है, अब इसको एलेबोरेट करके, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो इसको एलेबोरेट करके लिख सकते हैं कि आप पक्षकारों के मध्य करार होना चाहिए। तो आप बता दीजिए कि करार क्या होता है, कि जब दो पक्षकार किसी एक ही बात पे एक अर्थ में सहमत हो जाते हैं तो वहां पे करार होने लगता है। ठीक है, करार की परिभाषा लिख दीजिए एग्रीमेंट की। करार सक्षम पक्षकारों के मध्य होना चाहिए, तो सक्षम पक्षकारों के बारे में धारा 11 में बताया गया है। तो अगर आप सक्षम पक्षकारों की परिभाषा धारा 11 में जानते हैं तो या तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको इसमें लिख दीजिए कि धारा 11 के अनुसार सक्षम पक्षकार निम्न होते हैं, कि जो स्वस्थ चित्त जो 18 वर्ष से ऊपर है, वो सब चीजें लिख दीजिए। ठीक है, विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप जब बड़े में लिखेंगे तो ये जिक्र कर सकते हैं धारा 23, धारा 24, धारा 25 का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है। ठीक है, पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मत होनी चाहिए। तो स्वतंत्र सम्मत की परिभाषा भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन में मिल जाएगी, उसको यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिए। और किसी विधि में शून्य घोषित ना किया हो, तो यहाँ पे आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नहीं लिख सकते तो यहाँ पे आप विधि में शून्य ना घोषित किया गया, इसके एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब आ जाइए करारों के प्रकार के बारे में। एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है और एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, ये यहाँ पर स्पष्ट करना क्यों जरूरी है। ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि सभी करार संविदा नहीं होते, तो उसी चीज को आगे बढ़ाया गया है। एक करार जो एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य प्रवर्तित हो सकता है वह शून्यकरणीय करार है, और ऐसे कार्यों के संबंध में करार जो अवैध कार्यों के संबंध में वह अवैध करार है। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 तरीके के कर दिए। जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय वह क्या है, संविदा है। जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह क्या है, शून्य करार है। और जो करार एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय वह है शून्यकरणीय करार, और ऐसे कार्य के संबंध में करार जो अवैध कार्यों के संबंध में वह है अवैध करार। तो एक तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि करार कितने प्रकार के होते हैं, या करार और संविदा के प्रकार के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। छोटा सा अगर क्वेश्चन है तो इसको इसी तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि कहते हैं कई ऐसे करार होते हैं जो संविदा तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन सभी संविदाओं का आवश्यक तत्व क्या है, करार है। मतलब बहुत से करार ऐसे होते हैं जैसे कि अवैध करार, जैसे कि शून्य करार, जो संविदा नहीं होते, लेकिन सभी करारों में संविदा जरूरी होती है, क्योंकि जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है वही संविदा कहलाता है। तो संविदा का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो करार हो गया। ठीक है, अतः सभी संविदा करार होती है लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप रीजनिंग के साथ जब आंसर लिखेंगे, चाहे छोटा आंसर हो, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, या बड़ा आंसर हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें आपको प्री के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखने की जरूरत है, कि जैसे संविदा की परिभाषा कहाँ दी गई है। ठीक है, संविदा की जो शर्तें हैं वो कहाँ दी गई हैं, संविदा की क्या क्या शर्तें हैं, ये सब प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संविदा की शर्तें हैं, कौन सी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक मुझे लगता है कवर हो गया होगा। इसके साथ ही आपको एक इंसाइट मिला होगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं एग्जाम में जाके। आगे भी इसी तरीके के टॉपिक हम लॉ ज्ञान पर प्रेजेंट करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।